हेलो एवरीवन, मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। 10 इयर्स की जितनी सारे प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो सारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन में लाइव यहाँ पर एनालिसिस करूँगी और उस एनालिसिस के साथ साथ जो जो टॉपिक्स पीआईक्यू में पूछा है वो टॉपिक हम डिटेल्स डिस्कशन भी करेंगे और उसके साथ साथ शॉर्ट नोट भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, शॉर्ट नोट से ही पढ़ेंगे और शॉर्ट नोट ही प्रोवाइड करेंगे। सो जो पीआईक्यू होगा, सपोज मैंने एक पीआईक्यू लिया, पीआईक्यू सपोज अर्थक्वेक से, वो अर्थक्वेक में हम डिटेल्स देखेंगे क्वेश्चंस और क्वेश्चन के साथ उसका क्वेश्चन का डिमांड जो क्या है वो देखेंगे एंड देन उसका अर्थक्वेक का टॉपिक जो है वो टॉपिक डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और उसका शॉर्ट नोट भी दे देंगे। शॉर्ट नोट से एक्चुअली डिस्कस करेंगे एंड देन हमको समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक कितने इम्पोर्टेंट है और किस किस डायमेंशन में क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी और कैसे ये टॉपिक इजी हो सकता है हमारे लिए, और एक शॉर्ट डायग्राम जो एग्ज़ाम से पहले अगर हम लोग देख जाए और रिवाइज कर जाए तो इजीली ब्रेन में रिकॉल हो जाएगा। होप सो समझ में आ गया मेरा प्लान। और एक बात जो देखो यहाँ से बताती हूँ, अराउंड 600 क्वेश्चंस पीआईक्यू हम डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत ज़्यादा ही। अगर 10 क्वेश्चंस पर डे डिस्कस होगा, ओके 10 क्वेश्चन पर डे डिस्कस होगा तो 16 डेज टाइम कंज्यूम होगा। समझ में, 16 डेज टाइम कंज्यूम होगा। टुडे 20 नवंबर, ओके, और आफ्टर 2 मंथ दैट्स मीन 20 जनवरी हम सारा प्रीलिम्स का कंटेंट जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारा रिवाइज कर लेंगे। ओके, वो सारा रिवाइज कर लेंगे। यही मेरा अगली 16 डेज की फुल्ली प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है जो हम फॉलो करेंगे। होप सो समझ में आ गया। और एवरी डे मैं वीडियो डालूँगी 10 क्वेश्चंस, अराउंड 10 क्वेश्चंस के वीडियो डालूँगी और वही 10 क्वेश्चन मैं टोटली मेरी स्ट्रैटेजी से डिस्कस करूँगी। और अगर तुमको वो क्वेश्चंस हो गया तो प्रैक्टिस हो जाएगा, दोबारा सॉल्व हो जाएगा, और नहीं हो पाया तो देन तुम पूरा कंटेंट ही रिवाइज कर पाओगे इस वीडियो के साथ। होप सो समझ में आ गया। सो पहली क्लास में मैं जियोग्राफी की टॉपिक से स्टार्ट करने जा रही हूँ। ओके, सो जियोग्राफी की स्पेसिफिक जो टॉपिक जिसको हम बोलते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी, वो क्लाइमेटोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे। और क्लाइमेटोलॉजी में 6 टॉपिक्स हम आइडेंटिफाई किया। समझ में आया क्या बोला? होल जियोग्राफी में जो जितने सारे टॉपिक्स के वो टॉपिक्स को मैंने डिवाइड करके मैंने देखा कि क्लाइमेटोलॉजी एक स्पेशल टॉपिक है और उस क्लाइमेटोलॉजी की टॉपिक से ही मैं और सब पार्ट में डिवाइड किया कि देखा यहाँ पर 6 और भी सब टॉपिक है। ओके, और इस 6 सब टॉपिक से जितना सारा क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन हम देखेंगे। ओके, मैंने डिवाइड किया एक्चुअली क्लाइमेटोलॉजी को 6 टॉपिक से डिवाइड किया और 6 टॉपिक में भी 6 टॉपिक जो है उस टॉपिक में भी एटमॉस्फेयर का जो टॉपिक है, यहाँ पर जितना सारा तुम टॉपिक सब टॉपिक और भी सब टॉपिक, दैट्स मीन सब टॉपिक्स और सब टॉपिक में डिवाइड करके एक मिनिमम शॉर्ट टॉपिक मैंने डिसाइड किया और उस शॉर्ट टॉपिक से ही मैं डिस्कस करूँगी। देखो यहाँ पर कितना सारा क्वेश्चन है। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हीट एंड टेम्परेचर, वे ऑफ हीट ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशंस, एल्बेडो, आइसोथर्मल। बहुत इम्पॉर्टेंट, ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है। तुम समझ लो कि 10 ईयर्स में 9 क्वेश्चन आया। सो 9 क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड है। 2025 के क्वेश्चन यहाँ पर नहीं इंक्लूड है, तो इसलिए 9 ईयर्स में 9 क्वेश्चन इंक्लूड है अराउंड। तो समझ रहे हो कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। ओके, अब देखो
तुमको पहले एक पीडीएफ दिखाना चाहती हूँ। देखो पीडीएफ में सारे पीआईक्यू मैंने लिया। ओके, पहले 9 पीआईक्यू मैंने लिया और उस 9 पीआईक्यू की शॉर्ट जो क्वेश्चन, दैट्स मीन शॉर्ट नोट्स। ओके, ये 9 टॉपिक का जो शॉर्ट नोट्स, देखो एटमॉस्फेयर की एक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की एक शॉर्ट नोट्स, एटमॉस्फेयर के सारे शॉर्ट नोट्स अगर तुम पढ़ोगे तो हो जाएगा। और लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के सारे शॉर्ट नोट्स अगर तुम पढ़ोगे तो हो जाएगा। वे ऑफ हीट ट्रांसफ़र डन, हीट एंड टेम्परेचर, एल्बेडो, आइसोथर्मल, सो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशंस, तो सारा क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्लास में ए पी आई क्यू स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ओनली 3-4 ही क्वेश्चन है और हम मेंस का पी आई क्यू भी यहाँ पर कवर करेंगे, क्योंकि एक ही साथ एक ही कंटेंट के साथ ही मेंस भी हो जाएगा, तो क्यों स्किप करो, ये सर नो। तो मेंस का टॉपिक भी हम कवर करेंगे, तो देख रहे हो क्या। एंड देन उसका जो शॉर्ट नोट्स, वो शॉर्ट नोट यहाँ पर है। डन, तो देख ही रहे हो सब कुछ क्लास का जो स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसे ही मैं 16 डे में, ओके सॉरी 60 डे में सारे प्रीलिम्स रिवीजन कर दूंगी और सारा प्रीलिम्स का कंटेंट भी डिस्कस कर दूंगी। तो इसके बाद जब ये डिस्कस हो जाएगा, देन हम टेस्ट क्वेश्चंस, दैट्स मीन टेस्ट देंगे। मिनिमम 60 टेस्ट की टारगेट होगा और 16 डेज में 16 टेस्ट होगा। और 16 टेस्ट, फुल टेस्ट 16 टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट। ओके, जब फुल सिलेबस 16 टेस्ट दे देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्रोच होना चाहिए इन द एग्ज़ाम हॉल। ओके, तो समझ रही हो। तो देखो पहले टॉपिक देखो, टॉपिक एनालिसिस करती हूँ। टॉपिक में क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ही जो एटमॉस्फेयर जो लेयर है, पहले ये मेरी अर्थ। ओके सुनो, पहले टॉपिक डिस्कस कर लेती हूँ। टॉपिक के बाद मैं इस यहाँ से जो पी आई क्यू मैंने देखा है वो पी आई क्यू में डिस्कस करने में स्टार्ट कर दूँगी। ओके, सो अब देखो क्या बोला कि ये मेरा अर्थ है। ओके, सो मैंने अर्थ लिया। अर्थ की जो लेयर है ना, अर्थ की जो लेयर है, वो लेयर क्या क्या है, लोअर लिवर लेयर, देन 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 एवरी लेयर मैंने उसको डिटेल्स में देखेंगे। ओके, पी आई क्यू क्या आया, पहले वो पी आई क्यू देखेंगे, देन वो लेयर देखेंगे। ओके, हीट एंड टेम्परेचर्स, ये भी देखेंगे कि एवरी लेयर में जो टेम्परेचर और हीट का जो डिफरेंस है वो कैसे होना चाहिए और कैसे होगा। और पूरा अर्थ में जो जितना लैंड एरिया, जितना वाटर एरिया, कहाँ पर कैसे टेम्परेचर का वेरिएशन है, कैसे टेम्परेचर चेंज होता है, कहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, कौन रीजन में बहुत ज़्यादा हीट है, वो एवरीथिंग हम देखने की कोशिश करेंगे। और देन वे ऑफ हीट ट्रांसफ़र, वे ऑफ हीट ट्रांसफ़र दैट्स मीन क्या समझ रहे हूँ यहाँ से कि देख रहे हूँ कि लैंड से, ओके फिर से देखा दूँ, लैंड से जब ओशन में हीट ट्रांसफ़र होगी तो कैसा होगा, और ओशन से जब लैंड में हीट ट्रांसफ़र होगी तो कैसा होगा, और स्पेस से जब अर्थ की एटमॉस्फेयर में हीट एंट्री होगी और तब कैसा होगा, रेडिएशन कैसा होगा, तो एवरीथिंग हम देखेंगे। ओके, और यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, यही हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड से ओशन तक एक टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशंस। और वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दैट्स मीन एवरी लेयर में जो टेम्परेचर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको बोलते हैं वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशंस। समझ में आ गया क्या बोल रही हूँ। और देन आएगा एल्बेडो, एल्बेडो एक टॉपिक है। और देन आएगा आइसोथर्मल। आइसो, व्हाट इज द मीनिंग, आइसो दैट्स मीन कांस्टेंट, थर्मल दैट्स मीन टेम्परेचर। तो इन टोटल हमारा अर्थ में कैसे टेम्परेचर कौन रीजन में, एक्चुअली कौन रीजन में टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो रीज़न हम देखने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर एक अच्छा बाद में देखेंगे।
ओके, तो कौन कौन एरिया में और कौन कौन लोकेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा वही लोकेशन हम देखने की कोशिश करेंगे, क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, एवरी टॉपिक हम देखने की कोशिश करेंगे। तो समझ में आ गया कि पहली क्लास की जो बात मैंने बोला क्या क्या डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू दे दिया मैंने। आप देखो PIQ डिस्कस करने स्टार्ट करते हैं। ओके देखो PIQ, ए लेयर इन अर्थ एटमोस्फेयर, तो अर्थ एटमोस्फेयर की एक लेयर बोला इज कॉल्ड आयनोस्फेयर। देखो बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। देखो पहली बात ये बोला कि लेयर से क्वेश्चन आया, लेयर अभी मैंने देखा, कहाँ देखा, ये देखो यही लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, तो लेयर ऑफ एटमोस्फेयर से क्वेश्चन है, पहले ए आइडेंटिफाई कर लिया। देन अर्थ एटमोस्फेयर तो हो गया, देन आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर तो वो लेयर, अर्थ की जो लेयर है ना वो लेयर में ही एक पार्ट आयनोस्फेयर नेम के एक लेयर है, तुम सब लोगों को पता है आयनोस्फेयर, दैट्स मीन वहाँ पर प्लस और माइनस आयन मिलेगी। और देन स्फीयर क्यों बोलती है, क्योंकि ये हमारा अर्थ है और अर्थ की अराउंड ही यहाँ पर एक आयनोस्फीयर की लेयर है। ओके यहाँ पर एक आयनोस्फीयर की लेयर है, तो ये आयनोस्फीयर लेयर, सो इस आयनोस्फीयर लेयर में समझ में आ गया। ओके फैसिलिटेट रेडियो कम्युनिकेशन, दैट्स मीन यही आयनोस्फीयर लेयर फैसिलिटेट क्या करता है, रेडियो कम्युनिकेशन। समझो रेडियो की बात बोली, रेडियो से ही हम पहली जब वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ अभी तक, वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था तब रेडियो से ही कम्युनिकेशन करते थे एक्चुअली। सो रेडियो जो कम्युनिकेशन है ना वो रेडियो कम्युनिकेशन की बात बोले। और एक बात थी यहाँ से मैं और एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ कि रेडियो दैट्स मीन हमारा जो स्पेक्ट्रम की एक लिस्ट है ना कि रेडियो, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रेंज, ये जो एक रेंज है उस रेंज में सबसे पहले जो आता है रेडियो, उसका जो वेवलेंथ होता है वो हाई वेवलेंथ होता है, हाई। ओके फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो होता है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो वेवलेंथ हाई होता है और फ्रीक्वेंसी लो होता है। एक्चुअली वेलोसिटी के साथ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन जो ऐसा होता है। सो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो समझ रही हो कि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है रेडियो वेव की और फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम है। तो ओके पहले लाइन में जितना इन्फॉर्मेशन मुझे पता है वो मैंने बता दिया, दैट्स मीन एक ही साथ मुझे रिवीजन भी हो गया, टोटल सिलेबस से ही रिवीजन हो गया। ओके एक बेसिक हम गेस करने की कोशिश किया कि क्या क्या हो सकता है अगली क्वेश्चन में, दैट्स मीन क्वेश्चन की अंदर में। ओके देखो द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स टू अर्थ, ये बताया। देन रेडियो वेव्स हैव ए वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। देखो मैंने तो सिर्फ गेस किया, मैं सच में बता रही हूँ कि मैं क्वेश्चन अभी नहीं रीडिंग करके आया हूँ, सो मैं इंस्टेंट सब कुछ बता रही हूँ। मेरा गेस की पहली हो गया, रेडियो से मुझे पता चला ये वेवलेंथ बहुत हाई है। तो देखो ऑप्शन में ही आ गया कि रेडियो वेव हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, तो आग बंद करके मैं बता दूंगा कि हाँ तो सही है, ऑप्शन 2 इज़ राइट। जब तुमको ए ऑप्शन पता है ना, ऑप्शन 2 इज़ राइट, तो तुम क्या करोगे इस क्वेश्चन, देखो करेक्ट ये पहले देखना चाहिए। तो करेक्ट पूछा है तो क्या क्या होगा, तो डी तो पहले ही चला गया, तो बोथ ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, दैट्स मीन बी या सी आ सकता है। ओके अब एक नंबर क्वेश्चन देखना चाहिए, दैट्स मीन यहाँ पर देखो यहाँ पर 50-50 रेशियो आ गया, क्यों 50 रेशियो क्यों, बी और सी दोनों सही हो सकते नहीं हो सकते, तो ओके अभी 50-50 नहीं आया, एक्चुअली 3:1 रेशियो आया है। ओके देखो द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव टू द अर्थ। व्हाट क्या बोला, प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव टू द अर्थ, दैट्स मीन हम जब आयनोस्फीयर की जब हम आयनोस्फीयर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे,
ओके, आयनोस्फीयर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तभी हम लोगों को पता चल जाएगा, ओके, तभी हम लोगों को पता चल जाएगा कि एक्चुअली आयनोस्फीयर में ओजोन, जो ओजोनोस्फीयर है ना, वो ओजोन प्रेजेंस है क्या नहीं। ओके, आयनोस्फीयर में ओजोन प्रेजेंस है और नहीं, प्रेजेंस है क्या नहीं, क्या बताए, कॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव टू द अर्थ। दैट्स मीन यहाँ पर ही एक ओजोनोस्फीयर आएगा। ओके, गेस कर लेती हूँ, यहाँ पर एक ओजोनोस्फीयर आएगा, तो इस ओजोनोस्फीयर में वो ओजोनोस्फीयर का जो प्रेजेंस है ना, ओजोनोस्फीयर की जो प्रेजेंस है, ओके, देखो दो बात। पहली बात तो ये जो आयनोस्फीयर बताया, ए ऑप्शन, इस आयनोस्फीयर फैसिलिटेट करती है रेडियो कम्युनिकेशन, आयनोस्फीयर ही फैसिलिटेट करती है रेडियो कम्युनिकेशन। ओके, डन। सो देन ओजोन स्फीयर की बात बोली, दैट्स मीन आयनोस्फीयर के अंदर ही ओजोनोस्फीयर होगी। और ये भी हो सकता है, देखो पहली बात तो इस सेंटेंस से अगर कन्फ्यूजन है, मुझे भी है, तो आयनोस्फीयर देखो कैसे सोचना चाहिए, जब क्वेश्चन हम एनालिसिस करेंगे वो देखेंगे। ओके, आयनोस्फीयर के अंदर ओजोनोस्फीयर होगी या नहीं होगी, अगर मुझे ये पता चल गया कि होगी और नहीं होगी, ओके, इजी है, जब देखेंगे तो हो जाएगा। ओके, होगी या नहीं होगी, जब इतना ही पता चल जाएगा, इतना तभी क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अगर आयनोस्फीयर के अंदर ओजोन स्फीयर नहीं है, दैट्स मीन रेडियो वेव की रिफ्लेक्शन का कोई बात ही नहीं, एक बात हुआ, रेडियो वेव्स की रिफ्लेक्शन का कोई बात ही नहीं, एक बात हुआ। ओके, अगर आयनोस्फीयर की अंदर ओजोनोस्फीयर है, तो देन क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव टू द अर्थ। तो ऐसे ही हो जाएगा, ए स्टेटमेंट से हो जाएगा। दैट्स मीन ए स्टेटमेंट सही भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट गलत भी हो सकते हैं। कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि स्पेशली क्वेश्चन में पूछा है कि आयनोस्फीयर फैसिलिटेट करती है रेडियो कम्युनिकेशन। व्हाई, क्योंकि रेडियो वेव हैव ए लॉन्ग वेवलेंथ, हैव ए वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, एक बात है। ओके, रेडियो हैव द वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, एक बात है। एंड देन क्या पूछा है, द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स। देखो पहली बात तो है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर वो दे ही दिया, लेकिन क्वेश्चन का आंसर मुझे मायने नहीं रखता, क्योंकि मुझे जो पता है, अगर मैं वो सोचूंगा तो मुझे एग्जाम हॉल में ये ईजी हो जाएगा कि कैसे एलिमिनेट करना चाहिए। देखो, जब हमने देखा कि वेवलेंथ हाई तो रेडियो वेव की वेवलेंथ हाई, तो यही जब ऑप्शन 2 आएगा तो हम ऑप्शन डी छोड़ ही देंगे। मैंने छोड़ दिया, दैट्स मीन हमको नेगेटिव मार्क ऑलरेडी मिल गया। सो एक्चुअली क्वेश्चन का डिमांड पहले समझना से पड़ेगा। क्या बोला, आयनोस्फीयर फैसिलिटेट रेडियो कम्युनिकेशन, आयनोस्फीयर फैसिलिटेट रेडियो कम्युनिकेशन। दैट्स मीन पहले आयनोस्फीयर की बात बोली, देन बोला रेडियो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं पूछा कि रेडियो कम्युनिकेशन और देन आयनोस्फीयर, पहले आयनोस्फीयर की बात बोली, देन रेडियो कम्युनिकेशन की बात बोली। सो ऐसा तो नहीं कि रेडियो कम्युनिकेशन की हाई वेवलेंथ है इसलिए आयनोस्फीयर फैसिलिटेट होता है, नहीं, ऐसा तो नहीं ना। तो ऑप्शन 2 नहीं होगा, रेडियो वेव हैव ए वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, इसलिए क्या आयनोस्फीयर में रेडियो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट होता है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, देन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन कॉज द रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडियो वेव टू द अर्थ। ओके, सो समझ में आ गया। दैट्स मीन हम ये देखेंगे, देखो समझो, पहले क्वेश्चन का डिमांड देखने चला, कोई आंसर नहीं देखने चला, आंसर सही रॉन्ग मुझे नहीं जांचाई करना। ओके, पहले देखो क्या बोला यहाँ पर, आयनोस्फीयर के अंदर में ओजोनोस्फीयर है या क्या नहीं, ये देखेंगे। अगर है तो क्या वो रेडियो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करती है क्या नहीं करती है, देखेंगे। ओके डन। देन हम देखेंगे क्या एक्चुअली रेडियो कम्युनिकेशन का जो वेवलेंथ है वो हाई वेवलेंथ है, तो उस वेवलेंथ के रिस्पॉन्सिबल है, उस वेवलेंथ ही क्या रिस्पॉन्सिबल है आयनोस्फीयर में रेडियो कम्युनिकेशन की फैसिलिटेट करने की, हम ये देखेंगे। जब हम कंटेंट पढ़ेंगे तब देखेंगे। एक्चुअली दोनों ही रॉन्ग है। ओके,
ऑप्शन डी राइट है। देखो समझ रहे हो कैसा होगा सिचुएशन। ओके देन मुझे तो ओवरव्यू आ गया कि कैसे क्वेश्चन आया। अब देन नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्या बोला? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। देखो टेम्परेचर डिक्रीज होगा जब हाइट इंक्रीज होगा, दैट्स मीन ये मेरा अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस से मैं जितना हाइट ऊपर जाऊंगा, उतना ही टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा क्या कुछ है था? कुछ नहीं था ऐसा। टेम्परेचर इन्वेरिएशन था। कभी कभी कुछ लेयर में टेम्परेचर हाइट बढ़ने से रिड्यूस होता है, कुछ लेयर में हाइट बढ़ने से टेम्परेचर इंक्रीज भी हो जाता है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि द नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बिकॉज क्या बोला? बिकॉज में क्या बोला? बिकॉज में बोला पहले तो देखो तो करेक्ट आंसर पूछा है। द एटमोसफियर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली। क्यों? वो नॉर्मली पूछा है। देखो नॉर्मली पूछा है, देख रहे हो, समझ रहे हो क्या बोला? कितना अच्छे से क्वेश्चन देखने पड़ेगा। टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट बढ़ने से, हाइट इंक्रीज होने से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। नॉर्मली पूछा, नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग इन हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, फ्रॉम द अर्थ सरफेस। बिकॉज क्या पूछा? बिकॉज द एटमोसफियर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्या बोला? द एटमोसफियर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और जब बाहर से कोई हीट आएगा, दैट्स मीन सनलाइट, जब बाहर से सनलाइट आएगा तो वही सनलाइट से पहले अर्थ की जो लेयर है, सॉलिड लेयर, वो लेयर हीटेड होगा। देन उसका ऊपर का लेयर हीट होगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा नियर द अर्थ सरफेस। एंड जब अर्थ सरफेस से हम हाइट इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर कंपेयर टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द सरफेस और सॉलिड। ओके, दोनों में क्या है? स्पेसिफिक हीट किसका ज़्यादा है? बोलो। स्पेसिफिक हीट अर्थ की जो सरफेस है उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है और एयर की स्पेसिफिक हीट लो है। ओके, तो यही पूछा, तो देखेंगे क्या बात है। द एटमोसफियर कैन बी हीटेड अपवर्ड ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, पहले अर्थ सरफेस हीट होगा, देन उसका, तो क्या बोला? ओके डन। देयर इज मोर मॉइस्चर। ओके, इस सेंटेंस को मैंने ना जस्टिफाई किया। कैसे जस्टिफाई किया? कि लैंड का जो स्पेसिफिक हीट है ना वो ज़्यादा है और एयर का जो स्पेसिफिक हीट है ना वो रिड्यूस, ओके, वो मिनिमम है। तो इसलिए लैंड बहुत पहले हीट होगा, देन एयर हीट होगा। डन, आ गया। ओके, अब देखो, देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमोसफियर। क्या बोला? देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमोसफियर। क्या ऐसा कोई बात है क्या? ऐसा कोई बात होगा? देयर इज मोर, ओके 1 मिनट, मेरे लिए एक नंबर ऑप्शन राइट है, तो अगर एक नंबर ऑप्शन राइट है तो ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। डन। देयर इज मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमोसफियर। अपर एटमोसफियर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, ये पूछा। क्या ऐसे ही है और गलत है? फैक्चुअल क्वेश्चन। डन। मॉइस्चर ज़्यादा है क्या अपर एटमोसफियर में? कैसे हो सकता है? मॉइस्चर तो लोअर एटमोसफियर में ज़्यादा होना चाहिए ना। तो मॉइस्चर अगर लोअर एटमोसफियर में ज़्यादा है तो ऐसा होना चाहिए कि अपर एटमोसफियर में मॉइस्चर ज़्यादा है। ऐसा तो मुझे नहीं पता। अब देखो, अपर एटमोसफियर में मॉइस्चर ज़्यादा है क्या नहीं है तो ये जानना पड़ेगा। तो हमारा और एक चीज़ आ गया कि अपर एटमोसफियर में मॉइस्चर ज़्यादा है लेकिन नहीं है। समझ ब्रेन में
रख दिया, जब हम कंटेंट पढ़ेंगे तब देख लेंगे। देन 3, द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमोसफियर। क्या बोला? द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमोसफियर। अपर एटमोसफियर में एयर लेस डेंस है, यही बोला। ये सब नो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब हम लेयर की अपर लेयर में जाएंगे ना, तो अपर लेयर में मोर लेस डेंस है ना, डेंसिटी तो यहाँ पर नहीं, ज़्यादा नहीं है। लोअर लोअर लेयर में डेंसिटी ज़्यादा है। हाँ ये तो सही, कॉमन सेंस से हो गया। सो 3 ऑप्शन भी राइट होगा। ओके, तो अगर 3 भी राइट हुआ तो क्या क्या आ सकता है? 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन 3 सी, ऑप्शन सी आंसर है। लेकिन यहाँ पर डाउट, जो मेरा डाउट था और तुमको भी डाउट था, कि तुमको डाउट था कि नहीं, मुझे कमेंट में बता देना, कि मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमोसफियर। क्या बोला? मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमोसफियर, यही बोला ना, मॉइस्चर ज़्यादा है क्या नहीं। सो हमको देखना पड़ेगा कि लोअर एटमोसफियर में मॉइस्चर ज़्यादा है ना, अपर एटमोसफियर में मॉइस्चर ज़्यादा है। सो एक्चुअली लोअर एटमोसफियर में मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए। हाँ यही तो, ये तो कन्फ्यूजन का कोई बात ही नहीं। लोअर एटमोसफियर में मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए, अपर एटमोसफियर मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो यही बात हुआ। ओके डन। अब क्वेश्चन 3 में आएंगे। क्वेश्चन 3 क्या पूछा था? इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, increasing amount of carbon dioxide in the air is slowly rising the temperature of the atmosphere because it absorbs। क्या बोला? increasing amount of carbon dioxide in the air is slowly rising the temperature of the atmosphere because it's absorbed, because atmosphere absorbs, ओके, एब्जॉर्ब्स द वाटर वेपर ऑफ द एयर। देखो, एब्जॉर्ब्स द वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन इट्स हीट। देन अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, देन ऑल द सोलर रेडिएशन, इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। क्या पूछा है? देखो पहली बात तो ये, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, स्लोली राइजिंग द टेम्परेचर। ओके, क्या बोला? स्लोली राइजिंग द टेम्परेचर। ओके, अमाउंट द इंक्रीजिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, स्लोली राइजिंग द टेम्परेचर, इसके वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, ये तो बता दे रहा दिया। एटमोसफियर ऑफ द एटमोसफियर बिकॉज, फिर बिकॉज भी पूछा है। ओके, बिकॉज इट्स एब्जॉर्ब, because it's absorbed carbon dioxide or atmosphere, it's absorbed the water vapor of the air and retain its heat। दैट्स मीन क्या बोला कि वाटर वेपर के अंदर ही हीट रिटेन होगा क्या? ऐसा हो सकता है? नहीं। द अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन के अल्ट्रावायलेट पार्ट, दैट्स मीन यूवी रे, जो सोलर रेडिएशन होता है। देखो सोलर रेडिएशन क्या है? सोलर रेडिएशन है जब अर्थ में हीट, सनलाइट आता है, तो सनलाइट, ओके, अर्थ की सनलाइट जो है ना, वो यहाँ पर अर्थ एब्जॉर्ब करती है। एंड देन ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम्स अर्थ क्या करती है इसको, ओके, अर्थ क्या करती है इसको रिफ्लेक्ट कर देती है, दैट्स मीन रेडिएशन कर देती है। रेडिएशन, अर्थ इसको क्या करती थी? रेडिएशन कर देती है। डन। इसको अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन के अल्ट्रावायलेट जो पार्ट है, इस अल्ट्रावायलेट पार्ट के लिए क्या टेम्परेचर राइज हो रहा है? ओके, और सोलर रेडिएशन के जो और भी एलिमेंट ज़्यादा है ना, वो और एलिमेंट के लिए क्या टेम्परेचर राइज हो रहा है? और इंफ्रारेड पार्ट सोलर रेडिएशन। देखो पहली बात तो ए मेरा क्वेश्चन है। पहली बात तो सोलर रेडिएशन जो है ना, इस सोलर रेडिएशन का मैंने देखा कि अल्ट्रावायलेट भी रेडिएट करती है और
अदर्स रेडिएशन भी होता है, और देखा इन्फ्रारेड पार्ट भी रेडिएशन करती है। तो इस अदर पार्ट में क्या क्या रहता है वो देखेंगे हम। इस अदर पार्ट में क्या क्या रहती है वो देखेंगे हम। और क्या देखेंगे, ये अल्ट्रावायलेट रे टेम्परेचर इंक्रीज करने की रिस्पॉन्सिबल है क्या नहीं, ओके रिस्पॉन्सिबल है क्या नहीं, और इंफ्रारेड रे रिस्पॉन्सिबल है क्या नहीं, ओके इंफ्रारेड रे रिस्पॉन्सिबल है क्या नहीं। दरअसल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सोलर रेडिएशन जो होता है उस सोलर रेडिएशन में क्या क्या कंपोनेंट है वो देखेंगे हम। उस सोलर रेडिएशन में क्या क्या कंपोनेंट है हम वो देखेंगे, और वो कंपोनेंट टेम्परेचर राइज करने में रिस्पॉन्सिबल है क्या नहीं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब करती है क्या नहीं, और देन अदर्स जो रेडिएशन उस रेडिएशन क्या क्या है वो देखेंगे, और वो रेडिएशन भी क्या क्या रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करते हैं वो देखेंगे। एंड द इंफ्रारेड रे क्या क्या रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करते हैं, क्या वो टेम्परेचर रिलीज करते हैं कि नहीं, वो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब करती है कि नहीं वो देखेंगे। देखो इतना सारा क्वेश्चन जग रहा है। पहले क्वेश्चन को मैं फिर से बताती हूँ कि जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा, ओके जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा तो वो टेम्परेचर राइज करेगा स्लोली। सो एटमोसफेयर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या एब्जॉर्ब करती है कि उसके लिए टेम्परेचर राइज होता है। क्या बोला कि सोलर रेडिएशन की बात बोला, पहले तो सोलर रेडिएशन की बात बोला, और देन वाटर वेपर की बात बोला। क्या वाटर वेपर भी रिस्पॉन्सिबल है क्या नहीं, ओके वाटर वेपर की बात बोली। सो वाटर वेपर भी रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं वो देखेंगे। एंड देन आएगा, ओके देन आएगा इसको सोलर रेडिएशन बोलती है। तो इस सोलर रेडिएशन में क्या बोला मैंने, इस सोलर रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट जो रे है, एक्चुअल सोलर रेडिएशन में क्या क्या कंपोनेंट है वो देखेंगे। तो क्या क्या कंपोनेंट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अदर्स रेडिएशन, और अदर रेडिएशन में क्या क्या है वो देखेंगे। इंफ्रारेड में क्या क्या है और देखेंगे। सारे कंपोनेंट किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। डन, कंप्लीट हो गया। सो देखो नेक्स्ट, ये तो समझ में आ गया कि सोलर रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रे मौजूद है। ओके देखेंगे, एक्चुअली गेस कर लिया। अब देखो, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज हाई as compared to the coastal area. What is the reason? क्या बोला, the annual range of temperature, क्या पूछा, in the interior of the continent is high as compared to the coastal area. व्हाट ए क्वेश्चन। ओके देखो, ये मेरा कॉन्टिनेंट है और ये मेरा ओशन है। ओके ये ओशन है, और ये जो एरिया है ना ये कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया, यहाँ पर ओशन भी है और यहाँ पर यहाँ पर लैंड एरिया भी, और ये मिडिल एरिया है कॉन्टिनेंट का। पहली बात तो क्वेश्चन समझ में आ गया। और क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि टेम्परेचर जो है ना, यहाँ पर टेम्परेचर हाई है और यहाँ पर कोस्टल एरिया में टेम्परेचर लो है। क्यों रीज़न क्या, देखो क्या रीज़न है वो बाद में देखेंगे। पहली बात तो ये, जब इवनिंग हो जाता है तो कोस्टल एरिया की लैंड में जो हाई टेम्परेचर का एयर था, वो हाई टेम्परेचर का एयर, समझ में आया, वो हाई टेम्परेचर एयर दैट्स मीन डेंसिटी उसका लो, और उसका ही हाइट में एक कोस्टल एरिया की जो जब ऊपर का जो हाइट आएगा उस हाइट में वहाँ पर लो टेम्परेचर का एयर रहता है। वो एयर मोर डेंस होता है, वो वहाँ पर वर्टिकल एयर की वर्टिकली राइज और अप डाउन होता है। सो इसलिए लो डेंसिटी और हाई टेम्परेचर का जो एयर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और अपवर्ड डायरेक्शन से वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और अपवर्ड डायरेक्शन से वो देन ये ओशन में देखो, ओशन में क्या होता है, नियर द वाटर सरफेस टेम्परेचर इज नियर द वाटर सरफेस में जो टेम्परेचर होता है ना
वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ओके, जब इवनिंग टाइम होता है वो लो टेम्परेचर वो वर्टिकली नहीं, एक्चुअली वो लो टेम्परेचर। ओके, और ये जो हाई टेम्परेचर है ना वो एक्चुअली यहाँ पर आ जाता है। ओके, देन देन यहाँ पर की जो हाई टेम्परेचर की जो बात है ना, ओके, एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा था कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो एक तो गेसिंग पावर आ गया कि ऐसे एक टॉपिक है, ये टॉपिक हमको डिटेल्स में देखना पड़ेगा। एक्चुअली मैं रिवीजन बहुत दिन की बात कर रहा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। सो एक्चुअली 1 ईयर पहले मैंने 1.5 ईयर पहले मैंने जियोग्राफी पढ़ा था, तो इसलिए दिक्कत आ रहा है। थोड़ी थोड़ी रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो इतना एफर्ट रिकॉल करने की कोशिश दे रहा हूँ तो वो कंटेंट पढ़ने में बहुत ईजी हो जाएगा। ओके डन। अब देखो क्या बोला। सो द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज हाई एज कम्पेयर टू द कोस्टल एरिया। ओके, तो यहाँ पर की जो एयर है ना, तो कोस्टल एरिया की मीडियम इंटीरियर ऑफ द कोस्टल एरिया की जो एयर है वो रिमूव नहीं कर पाता है, तो इसलिए वहाँ पर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ओके, एक देखो यही एक क्वेश्चन पहले मैंने डिस्कस किया था जब अर्बनाइजेशंस की पीआई को मैंने देखा था। ओके, तो अर्बनाइजेशन का जब पीआई को मैंने देखा था ना, तो उस पीआई को में एक पीआई था, लिंक करती हूँ, अच्छा होगा। ओके, तो अर्बनाइजेशन के पीआई को मैंने देखा जब, तो पीआई को मैंने यही चैनल में वो अपलोडेड है। ओके, यही चैनल में अपलोडेड है। सो थोड़ा कोशिश कर लिया इस मैप को सही करने में। ओके डन। यही जो दिल्ली का जो एरिया है ना, वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। देखो दिल्ली का जो एरिया है वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम कोस्टल एरिया की जो सिटी है ना, वो सिटी में यहाँ पर मुंबई पड़ता है, यहाँ पर कलकत्ता पड़ता है। तो मुंबई और कोलकाता में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि गंगा भी पास में है और देन यहाँ पर ओशन भी पास में है, तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कोलकाता में बहुत ज़्यादा होता है, दिन में बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स मीन डे में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इवनिंग टाइम में ये टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। ओके, इवनिंग टाइम में टेम्परेचर रिड्यूस होता है और मिड नाइट में टेम्परेचर बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। ऐसा ही होता है मुंबई रीजन में, मुंबई सिटी की। लेकिन दिल्ली जो है ना, वो दिल्ली कॉन्टिनेंट का इंटीरियर पार्ट है, तो वहाँ पर एयर की कोई मोबिलेशन नहीं होता है। ओके, एयर मोबिलाइज नहीं करते हैं, तो इसलिए वहाँ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है। ये जो दिक्कत है ना, ये जो प्रॉब्लम है ना, इसलिए पोल्यूशन इतना ज़्यादा दिल्ली में होता है कि तुम अगर टोटल होल डे पर तुम अगर कोई इनहेल करोगे तो तुम 20 सिगरेट का जो इम्पैक्ट है ना, वो इम्पैक्ट तुम कंज्यूम करते हो। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट प्रोवाइड है यहाँ पर। तो समझ रहे हो, यहाँ पर एक्चुअली पी अर्बनाइजेशन में यह था, अर्बनाइजेशन क्या रिस्पॉन्सिबल है, अर्बनाइजेशन क्या रिस्पॉन्सिबल है कि अर्बनाइजेशन के क्या रिस्पॉन्सिबल है और उसका क्या सोल्यूशन है कि कंपेयर टू कोलकाता एंड मुंबई, दिल्ली इज़ द मोर पोल्यूटेड सिटीज़ एंड मोर टेम्परेचर सिटीज़। तो क्या प्रॉब्लम है और देन क्या सोल्यूशन है, वो हमको पीआईक्यू में डिमांड था, वो हमको लिखना पड़ेगा। तो लिंक कर दिया दोनों को एक साथ लिंक कर दिया। ओके डन। तो क्या पूछा यहाँ पर, द थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। क्या पूछा, द थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। हाँ, बिको थर्मल डिफरेंस तो होना चाहिए, लैंड एंड वाटर में थर्मल डिफरेंस तो है, नो डाउट। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है या टेम्परेचर लो है, तो थर्मल डिफरेंस तो है। वेरिएशन इन ऑल्टीट्यूड दैट्स मीन हाइट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन। कॉन्टिनेंट एंड ओशन में वेरिएशन है? नहीं, ऐसा तो नहीं बात है। अगर कॉन्टिनेंट का तुम इस रीजन देखोगे, ये रीजन जो है ये तो मेरा हिमालय है ना, हिमालय है। तो हिमालय का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर पास में कोलकाता है तो वहाँ पर टेम्परेचर हाई है, तो टेम्परेचर
कि जो वेरिएशन है ना वो वेरिएशन ऑल्टीट्यूड से तो नहीं है, वेरिएशन इन ऑल्टीट्यूड बिटवीन द कॉन्टिनेंट एंड ओशन, ओशन एंड कॉन्टिनेंट की वेरिएशन है। हाँ वो तो है, क्योंकि जो ओशन का जो डीप एरिया है और ओशन का जो ऑल्टीट्यूड वो ज़्यादा है और कॉन्टिनेंट का ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। ओशन का ऑल्टीट्यूड ज़्यादा नहीं है, सॉरी, और कॉन्टिनेंट का ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, वो तो सही है, लेकिन इस वेरिएशन रीज़न नहीं हो सकता है। द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन द इंटीरियर में स्ट्रॉन्ग विंड प्रेजेंट है क्या नहीं है? स्ट्रॉन्ग विंड्स ऐसा क्या हो सकता है कि कॉन्टिनेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग विंड प्रेजेंट होगा और देन वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन बाद में टेम्परेचर कम है। नहीं, क्या हो सकता है बाद में देखेंगे। हेवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू द कोस्ट। क्या पूछा है कि हेवी रेन्स होगा इन द इंटीरियर में हेवी रेन्स होगा कम्पेयर टू द कोस्ट में ज़्यादा रेनफॉल होता है ना, कि कोलकाता में मिनिमम होल ईयर्स टोटली एवरी डे ही रेनफॉल हुआ। हाँ, इस वीक की बात ही मैं बता रही हूँ, मैं कलकत्ता में रहता हूँ। एवरी वीक में हुआ, एवरी डे में रेन हुआ। यहाँ पर सिटी में फ्लड भी आ गया, अर्बन फ्लड। ओके, सो ऐसा तो बात नहीं है कि इंटीरियर दिल्ली में हैवी रेन होता है, तो बिल्कुल नहीं, दिल्ली में हैवी रेन होता है यहाँ पर पता है। और बोला था इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू द कोस्ट में रेन ज़्यादा नहीं होता है। पहले रॉन्ग होगा तो वन ऑप्शन है तो रॉन्ग ही हो जाएगा। ओके, सो देन क्या बोला, प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर में स्ट्रॉन्ग विंड्स होगा तो उसका लिए नहीं 3 काट हो सकता है। ओके, हो सकता है, मुझे लगा अगर 3 गया तो ये जाएगा, लेकिन 1 और 2 में कन्फ्यूजन है क्योंकि वेरिएशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड बिटवीन ना 2 रॉन्ग 1 सही होगा, हो सकता है। ओके, मैंने एक्चुअली गेस किया मैंने कर देती हूँ, सोचने में मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, देन देखो, देन क्या पूछा, द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। क्या बोला, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होगा बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन विंटर। पहली बात तो ये समर एंड विंटर के बीच में एक बढ़िया कंपैरिजन किया एंड देन क्या बोला, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट दैट्स मीन टेम्परेचर चेंज। यहाँ पर भी कॉन्टिनेंट वर्सेस ओशन, कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच में कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच में टेम्परेचर का कॉन्ट्रास्ट किया बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशंस इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन विंटर, बिटवीन समर देन विंटर। ओके, क्या बोला, देन द स्पेसिफिक हीट ऑफ विंटर इज मोर देन दैट लैंड ऑब्जर्वेस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर। क्या पूछा, वाटर की स्पेसिफिक ज़्यादा बोला और देन लैंड का स्पेसिफिक रिड्यूस बोला। मैंने तो ऑपोजिट सेंटेंस बोला कि थोड़ी पहले, तो मेरे लिए स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट, तो स्टेटमेंट को इनकरेक्ट ये हो सकता है, लेकिन ये तो करेक्ट, सो मेरे लिए ऑप्शन सी हो सकता है। तो ऑप्शन डी, मैंने तो हार गया होए। समझ रहे, ऑप्शन डी, दैट्स मीन मैंने जब पहले बोला वो रॉन्ग था। हाय यार, क्या सिस्टम है,
ओके क्या बोला कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड। ये सेंटेंस राइट। तो मैं तो चूना लग गए यार। ओके मेरा एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, ये नहीं भूलूंगा। मैं PIQ से ही सीख गया एक कॉन्सेप्ट। इसलिए इसलिए डिस्कस कर रही हूँ इतना अच्छा से। PIQ मुझे सिखा देगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, वो करेक्शन कर देगा। तो पहली बात तो ये कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है और स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड बहुत कम है। ओके बहुत कम है। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट। जब ऑप्शन 2 इज़ राइट आएगा तो यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन 2 इज़ राइट करेक्ट। तो हम ऑप्शन 1 देखना पड़ेगा, तो देनी होगा बस, क्योंकि यह करेक्ट है यही भी करेक्ट है। द टेम्परेचर contrast between the continent and ocean, दैट्स मीन कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच, कॉन्टिनेंट एंड ओशन के बीच का जो टेम्परेचर जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना, इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। समर देन इन विंटर, क्या बताया भाई? एक सेकेंड। कॉन्टिनेंट की बात बोला, कॉन्टिनेंट और ओशन यहाँ का टेम्परेचर के जो चेंज है, देखो पहली बात तो ये कॉन्टिनेंट में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री होगा तो ओशन में भी तो 30 के अराउंड ही होगा ना। और समर में क्या ये डिफरेंस होता है? समर में तो 30 के अराउंड ही होगा, विंटर में भी तो नियर बाई होगा ना, तो ज़्यादा कम तो नहीं हो सकता है, नियर बाई होगा। तो ऑप्शन 1 रॉन्ग हो सकता है, ऑप्शन 1 रॉन्ग हो सकता है बिकॉज ऑप्शन डी राइट। तो ये तो सीख लिया कि ऑप्शन डी राइट। जब ऑप्शन डी राइट होगा दैट्स मीन यही कि कॉन्टिनेंट में, दैट्स मीन यही कि कॉन्टिनेंट की जो टेम्परेचर और ओशन का जो टेम्परेचर है वो समर में वो अराउंड हो सकता है, और विंटर की जो कॉन्टिनेंट में टेम्परेचर और ओशन में टेम्परेचर वो भी अराउंड हो सकता है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते और कंपेयर टू दोनों भी सेम हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि समर की डिफरेंस ज़्यादा है और विंटर में कम है, तो एक और तो रॉन्ग स्टेटमेंट आंसर देख के बोला कि ये भी हो सकता है कि विंटर में एक कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है और समर में कम हो सकता है। एनीथिंग हो सकता है। पहली बात तो ये इतना डिस्कस कर लिया, जब आएगा कंटेंट तो इसीलिए हम ऑब्जर्व भी कर लेंगे। ओके with reference to the earth atmosphere which one of the following statements is correct? अर्थ एटमोसफियर की रेफरेंस दिया, पहली बात तो ये विथ रेफरेंस टू द अर्थ एटमोसफियर हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या बोला? द टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन received at the equator is roughly about 10 times that received at the pole. 10 times at the receipt of the pole. The total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times of that received at the pole. पहली बात तो है इंसोलेशन क्या है ये जानना पड़ेगा। ओके देन पूछा कि यहाँ पर एक इक्वेटर है, डन। यहाँ पर एक इक्वेटर है, एक ही होता है भाई, और यहाँ पर पोल है, यहाँ पर पोल है, डन। यहाँ पर इक्वेटर, यहाँ पर पोल। ओके इक्वेटर एंड पोल। सो देन क्या पूछा? इक्वेटर में जितना रिसीव करती है
नहीं, इक्वेटर में जितना रिसीव करती है पोल में 10 टाइम्स ज़्यादा करती है। नहीं 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 नहीं, पोल में जितना एक्स करती है इक्वेटर में 10 टाइम्स ज़्यादा करती है। इंसुलेशन, इंसुलेशन, infrared ray constitute roughly 2/3 of the insulation. That's mean infrared ray के बारे में बताया। हाँ भैया, infrared ray के लिए बताया। क्या बोला कि infrared rays constitute roughly 2/3 of insulation. Infrared rays constitute roughly, okay, infrared constitutes roughly 2/3 of insulation. 2/3 of insulation, क्या बात है। ओके, देखेंगे, पता नहीं। infrared waves are largely absorbed by water vapor, largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. क्या बोला कि infrared waves are largely absorbed, okay 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 okay, by water vapor. So infrared ray waves largely absorbed by water vapor that is concentrated in lower atmosphere. ओए भाई, दैट्स मीन वाटर वेपर है ना, वो वाटर वेपर इंफ्रारेड रे को एब्जॉर्ब करती है, और ये दोनों एक साथ लोअर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ओके, लोअर एटमॉस्फेयर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। समझ में तो आ गया बाबुआ। देन इंफ्रारेड waves are a part of visible spectrum of electromagnetic wave. पहली बात तो ये बोला क्या बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो पार्ट है वो विजिबल स्पेक्ट्रम है। हाँ तो राइट, हाँ तो सही बोला, विजिबल स्पेक्ट्रम। और विजिबल स्पेक्ट्रम की पार्ट जो है वो इंफ्रारेड वेव्स है। नहीं हो सकता, इंफ्रारेड वेव नहीं हो सकता। इंफ्रारेड वेव से एज ए पार्ट ऑफ ए विजिबल स्पेक्ट्रम, क्या बोला, इंफ्रारेड वेव्स एज ए पार्ट ऑफ ए विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम की पार्ट है इंफ्रारेड वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ सोलर रेडिएशन। ओके, सो क्या बोला, इंफ्रारेड वेव इज ए पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, नहीं ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पार्ट इंफ्रारेड वेव, राइट, बट विजुअल स्पेक्ट्रम की पार्ट बिल्कुल भी इंफ्रारेड वेव नहीं है, सोलर रेडिएशन। और क्या सोलर रेडिएशन का भी पार्ट है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ रही हो, सोलर रेडिएशन में ही आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर विजुअल स्पेक्ट्रम आता है। इस विजुअल स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, इंफ्रारेड वेव आता है। तो कोई भी चेन टूट सकता है। ओके, पहली बात तो ये, विथ रेफरेंस टू द अर्थ एटमोस्फियर हु इज वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहले करेक्ट पूछा, क्या बोला, द टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन। तो इंसुलेशन का टोटल अमाउंट जो इक्वेटर में रिसीव होता है और जो पोल में जो इंसुलेशन रिसीव होता है वो इक्वेटर में 10 मैक्स रिसीव होता है। ये पहले ऑप्शन। तीन ऑप्शन क्या बोला, इंफ्रारेड रे कॉन्स्टिट्यूट इंफ्रारेड रे इज इक्वल टू द इंसुलेशन के 2/3 इंफ्रारेड रे है। ओके, 2/3 ऑफ द इंफ्रारेड रे। एंड देन क्या पूछा कि वेव वेपर जो है वो इंफ्रारेड वेव को एब्जॉर्ब करती है, और देन वो लोअर एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होता है, लोअर एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेट रहता है। देन क्या पूछा कि सोलर रेडिएशन
सोलर रेडिएशन का पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट विजिबल स्पेक्ट्रम, और विजुअल स्पेक्ट्रम के पार्ट क्या है? विजुअल स्पेक्ट्रम के पार्ट इन्फ्रारेड वेव्स है। तो कुछ समझ में आया? ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी ये राइट है। क्यों? ओह, दैट्स मीन हमने तो ये सीख गया कि हमने तो ये सीख गया ये टोटली रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ये तो रॉन्ग मैंने पहले ही बता दिया, ये नहीं पता था, ये भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था। दैट्स मीन ये तो रॉन्ग हमने पहले ही बता दिया। ओके, और ये जो है ना, ये भी हमने बता दिया, ये भी रॉन्ग, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इंफ्रारेड 2/3 ऑफ द इंसुलेशन नहीं हो सकता है। लेकिन हमने ये तो सीख गया कि वाटर वेपर जो है वो वाटर वेपर इन्फ्रारेड वेव को क्या पूछा कि वाटर वेपर इन्फ्रारेड वाटर वेपर जो है ना, वाटर वेपर, ओके, वाटर वेपर ये जो इन्फ्रारेड वेव से इन्फ्रारेड वेव को एब्जॉर्ब करती है, देन वो लोअर एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेट करती है। ये तो समझ में आया। हमको एक कैरेक्टर आ गया वाटर वेपर की, एक भी कैरेक्टर कि वाटर वेपर इन्फ्रारेड रे को एब्जॉर्ब करती है, इन्फ्रारेड वेव्स को एब्जॉर्ब करती है, और देन वो इन्फ्रारेड वेव्स लोअर एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेट होता है। लेकिन यही यहाँ पर ये और भी एक केस देखा कि क्या बोला कि वेपर ऑफ द ईयर वाटर वेपर ऑफ द ईयर इंक्रीजिंग अमाउंट का रीज़न है नहीं, रिटेन इन सीट। ओके, बट तो लिंक कर लिया। देन क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 7 क्या बोलती है? क्वेश्चन 7 द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. Carbon dioxide and other greenhouse gases in atmosphere are good absorber of long wave radiation. Okay, क्या बोला? The atmosphere is heated more by incoming solar radiation. ओके, इसमें एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीज होता है बाय सोलर रेडिएशन। समझ रहे हो? सोलर रेडिएशन से सारा क्वेश्चन है। वो कंपेयर में किया, देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। Terrestrial radiation. The atmosphere is heated more. Atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. ओह, समझ में आ गया। दैट्स मीन अर्थ में जो सोलर रेडिएशन आता है और टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन होता है, तो वही सोलर रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बहुत कम है। ग्रेटर देन, समझ में आ गया? दैट्स मीन हाँ, तो जरूर ना, हीट जितना हम ऑब्जर्व करते हैं उतना क्या रेडिएट करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम सन से जितना ऑब्जर्व करते हैं उतना रेडिएट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस। सो अगर उतना भी उससे ज़्यादा रेडिएट हम कर लेते हैं तो दिक्कत हो जाता है। उससे कम भी रेडिएट कर रहा है उसके लिए भी दिक्कत है। अगर इक्वल होता तो ज़्यादा होता, अच्छा होता। सो ऑप्शन स्टेटमेंट वन इज राइट हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमोस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर फॉर लॉन्ग वेव रेडिएशन। क्या बुझा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोस्फेयर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। दैट्स मीन क्या पूछा? कार्बन डाइऑक्साइड 2024 का क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेन, देखो क्वेश्चन तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमोस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर पूछा गया फॉर लॉन्ग वेव रेडिएशन। इसको गुड एब्जॉर्बर बोला, लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए।
लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए गुड एब्जॉर्बर है, यही पूछा। सो कार्बन ग्रीन हाउस गैस एटमोसफेयर लॉन्ग वेव रेडिएशन, यही देखो क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछा था, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर स्लोली राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर बिकॉज इट्स एब्जॉर्ब। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या एब्जॉर्ब करती है, इन्फ्रारेड सोलर रेडिएशन का इन्फ्रारेड पार्ट एब्जॉर्ब करती है, इन्फ्रारेड पार्ट एब्जॉर्ब करती है। और इन्फ्रारेड पार्ट जो है ना उसका रेडिएशन उसका उसका वेवलेंथ तो ज़्यादा नहीं है, उसका वेवलेंथ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इन्फ्रारेड रे का वेवलेंथ ज़्यादा नहीं है, रेडियो की वेवलेंथ ज़्यादा है। सो रिपीट क्वेश्चन ना 2012 और 2024 में, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमॉस्फेयर द गुड एब्जॉर्बर पूछा, ये भी एब्जॉर्बर ही पूछा। पर लॉन्ग वेव रेडिएशन तो नहीं है भाई, लॉन्ग वेव रेडिएशन तो नहीं है, क्योंकि इन्फ्रारेड रेडिएशन जो है ना वो तो लॉन्ग वेव नहीं है। समझ रही हो कुछ, क्वेश्चन रिपीट आए, इसके अंदर एक क्वेश्चन भी छुपा हुआ है और आंसर भी छुपा हुआ है 2012 की आंसर क्वेश्चन दोनों है। हुए क्या चीज़ है तू, हुए समझ में आया कुछ? हाँ आ गया, ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है, अभी दिखा दिया मैंने रिपीट। द एटमोसफियर इज हीटेड मोर इनकमिंग सोलर रेडिएशन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। कौन ज़्यादा रेडिएशन करती है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था, एटमोसफियर की जो इनकमिंग रेडिएशन है सोलर रेडिएशन और जो आउटगोइंग जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो दोनों में कौन ज़्यादा है, तो सोलर रेडिएशन ज़्यादा है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम है। तो इसलिए ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन 2 इज रॉन्ग, ऑप्शन 1 इज राइट, ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। तो शायद से सही हुआ, तो डी ऑप्शन, हाँ डी ऑप्शन क्या, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इन्फ्रारेड रे की वेवलेंथ, इन्फ्रारेड रे की वेवलेंथ ज़्यादा है, लॉन्ग वेव रेडिएशन। सेकंड, नहीं और एक चीज़, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स लिस्ट, ये तो नहीं है, है ये देखो, ये पर इंफ्रारेड वेव जो है रेडियो वेव, इसको वेवलेंथ ज़्यादा है, देन इंफ्रारेड वेव आता है, देन अल्ट्रावायलेट, यहाँ पर विजिबल लाइट, यहाँ पर एक्सरे, यहाँ पर गामा रे। ओह सॉरी, मुझे नहीं, एक्चुअली मुझे पता था रेडियो का वेवलेंथ ज़्यादा है ना, इंफ्रारेड उसके बाद ही, सॉरी सो इसलिए बोला कि लॉन्ग वेव, इसलिए बोला कि लॉन्ग वेव रेडिएशन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। हे एक सेकेंड, एटमोसफेयर हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के तो ऑप्शन 1 में सही लग रहा है ना, लेकिन ऑप्शन 2 इनकरेक्ट बोल रहा है। ओके देखती हूँ क्या बात है। ओके एक क्वेश्चन मार्क रहेगा देन।
thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to pole 2024 and 2024 देख रही हो हाँ thickness of the troposphere is at the equator is much greater as compared to the pole ओके दैट्स मीन हमको ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस भी देखना पड़ेगा कि पोल पे ज़्यादा है और पोल पे ज़्यादा है और इक्वेटर पे ज़्यादा है ओके देखेंगे एट द इक्वेटर heat is transported okay at the equator heat is transported to great height by strong convectional current at the equator heat is transported to great heights by strong convectional current strong convectional current से हीट ट्रांसपोर्ट होता है ग्रेट हाइट तक ओके एक सेकेंड at the equator heat is transported at great height by strong conventional current दैट्स मीन लोअर हाइट से अपर हाइट में जब हीट ट्रांसपोर्ट होगा उसको कन्वेंशनल करंट बोलती है पहली बात तो ये एंड देन ग्रेटर हाइट में जाता है इक्वेटर में ओके देन सो कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं देन थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर क्या बोला थिकनेस एट द इक्वेटर ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस है वो इक्वेटर में ज़्यादा है एट कम्पेयर टू द पोल में कम है ओके पहली बात तो ये इसको क्या बोला लोअर लेयर से अपर लेयर तक जब हीट ट्रांसफर होता है ग्रेटर हाइट तक तो स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट वो बोलती है उसको स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट बोलती है उसको पहली बात तो स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एंड देन क्या पूछा देन बोला कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू द पोल सो ट्रोपोस्फेयर का जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है और पोल में थिकनेस कम है तो समझ रही हो कैसा क्वेश्चन आ सकता है ओके यहाँ पर तो देख ही रहा है ओके देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट inferences from isothermal maps in the month of January क्या बोला which of the following is or are correct which of the following is or are correct okay inference from isothermal maps in the month of January क्या बोला which of the following is or are correct inference from isothermal maps in the month of January so एक isothermal maps देखना पड़ेगा और मंथ ऑफ जनवरी का आइसोथर्मल मैप देखना पड़ेगा कौन ज़्यादा सही है क्या वैसा पूछा था आइसोथर्मल डेविएट द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट ओके आइसोथर्मल डिफीट हो गया नॉर्थ ओवर द ओशन ओके नॉर्थ अर्थ की जो नॉर्थ पार्ट है ओके नॉर्थ में ओशन में चला गया और साउथ में कॉन्टिनेंट में आ गया और नॉर्थ पर ओशन पर चला गया द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट ओके कोल्ड ओशन करंट का जो प्रेजेंस है और गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये भी 24 का क्वेश्चन है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड द आइसोथर्मल बेन टुवर्ड द नॉर्थ क्या बोला कि द प्रेजेंस ऑफ द कोल्ड ओशन करंट का जो प्रेजेंस है ना तो कोल्ड ओशन करंट गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ओके मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड द आइसोथर्मल बेन्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑप्शन ए राइट ऐसे पहले ही वाला ही राइट है ओके
क्या बोला, द आइसोथर्मल डिविएट द नॉर्थ ओवर द ओशन, दैट्स मीन ओशन का जो नॉर्थ, दैट्स मीन हमारा अर्थ की जो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आइसोथर्मल बेल्ट प्रेजेंट रहे, आइसोथर्मल प्रेजेंट है, और ओके नॉर्थ पे प्रेजेंट है, और साउथ पर आइसोथर्मल प्रेजेंट है कॉन्टिनेंट पर। सो हमारा कंप्लीटली पीओ को एनालिसिस हो गया। हम इसके बाद क्या देखेंगे, शॉर्ट नोट से पढ़ेंगे। ओके शॉर्ट नोट से पढ़ेंगे। तो देखो पहले एटमॉस्फेयर क्या होता है, पहले एटमॉस्फेयर देखेंगे। वो एटमॉस्फेयर क्या होता है वही तो देखना पड़ेगा ना। देन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर देखेंगे, एटमॉस्फेयर का लेयर देखेंगे, और उसके बाद कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है, एंड देन हीट एंड टेम्परेचर के बारे में देखेंगे, एल्बेडो और हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशंस, और आया आइसोथर्मल्स। ओके देख लिया क्या क्या, फिर से बता दूँ। एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओके लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, way of heat transfer, okay layer of the atmosphere and way of heat transfer done, okay then आएगा heat and temperature, albedo, isothermal and horizontal temperature distribution, ये टॉपिक हो गया क्या, फिर से बताओ। एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, and way of the heat transfer, horizontal heat transfer, and then उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आइसोथर्मल्स, ओके आइसोथर्मल्स और एल्बेडो। सो हो गया हीट एंड टेम्परेचर, ओके वो हीट बोला। आप देखो टेम्परेचर के बारी, सॉरी अब हम एटमॉस्फेयर देखेंगे। देखो एटमॉस्फेयर में क्या क्या टॉपिक देखेंगे, पहले टॉपिक को समझो। एटमॉस्फेयर में हम देखेंगे लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। पहले एटमॉस्फेयर क्या है वो देखेंगे। देखो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की इम्पोर्टेंट क्या है, और एटमॉस्फेयर में क्या क्या प्रोडक्ट प्रेजेंट है वो देखना पड़ेगा। एंड देन कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशंस क्या है कंप्लीट। सो ये 4 टॉपिक है। क्या क्या एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर पहले वो देखना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंस क्या है वो देखना पड़ेगा। देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर प्रोडक्ट है, और एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन क्या है वो देखना पड़ेगा। क्या क्या लेके एटमॉस्फेयर मेकिंग और एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट डिफाइंड कॉन्सेप्ट एंड कॉम्पोजिशन डिफाइंड कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट जिसमें एटमॉस्फेयर के अंदर में प्रेजेंट है लेकिन एटमॉस्फेयर में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, और कंपोजिशन एटमॉस्फेयर के अंदर में ही प्रेजेंट है लेकिन एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके समझ में डिफरेंस है प्रोडक्ट और कंपोजिशन में। और पहले एटमॉस्फेयर क्या है वो देखना पड़ेगा। क्या है एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ की सराउंडिंग्स, क्या बोला, वो अर्थ की सराउंडिंग्स में एक लेयर है, एक लेयर ऐसे करके एक लेयर यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया, उसको बोलती है अर्थ की सराउंडिंग्स में हो ना, इसलिए लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। क्या बोला, लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। डन हो गया। देन इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंट क्यों हम एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे समझो। पहले हम एटमॉस्फेयर क्यों पढ़ेंगे भाई, क्या नेसेसिटी है मेरे लिए यूपीएससी के लिए। पहली बात तो सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ओके देन सेकेंड व्हाट इज इम्पोर्टेंस, प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। ओके हाँ सन बाबू तो यहाँ पर प्रेजेंट है ना, तो यहाँ से सन से जब आएगा रेडिएशन, तो रेडिएशन आके
ए लेयर, इस लेयर के अंदर एंट्री होना पड़ेगा, और लेयर के अंदर एंट्री होके 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 ये आ जाएगा कहाँ पर, अर्थ पे। और सन की जो डेंजरस रेडिएशन है, वो डेंजरस रेडिएशन इस लेयर की जो ओजोन स्फीयर है ना, वो ओजोन स्फीयर रेडिएट कर देती है, और अदर्स लेयर भी रेडिएट कर देती है। अगर अल्ट्रावायलेट रे, सन के अल्ट्रावायलेट रे हमारे स्किन पे आके पड़ा, इंसिडेंट हुआ, तो हमारा स्किन एक्सीडेंट हो जाएगा, दैट्स में कैंसर हो जाएगा। वो ओजोनोस्फीयर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। यही एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है कि जब सन से कोई रेडिएशन आता, हार्मफुल रेडिएशन आता है, वो हार्मफुल रेडिएशन से हमको प्रोटेक्ट करती है यही लेयर। ओके, द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल यूवी रेडिएशन, एग्जाम्पल दे दिया। देन ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय सर्टेन गैसेस इन द एटमोसफियर हेल्प कीप द अर्थ वार्म। क्या बोला, बेनिफिट बोला। देखो पहली बात तो ये एटमोसफियर लेयर प्रेजेंट है, इसीलिए ग्रीन हाउस गैस हमारा एटमोसफियर में ही रह जाता है। वो एटमोसफियर से निकल नहीं पाता है, और इसलिए एक हाउस की तरह एटमोसफियर वर्क करती है कि लाइक ए वॉल। ओके, तुम एक घर में हो, उस घर की वॉल एटमोसफियर है, और तुम घर में जितना ही हीट प्रोड्यूस कर रही हो, वो विंटर में जो हीट तुम दे रही हो, स्पेशली कोई हीटर से, वो बाहर नहीं जा पाएगा बिकॉज ऑफ वॉल। तो क्या बोला, इसलिए हमारा घर जो है वो क्या रहता है, वार्म रहता है, हम इजीली लिव कर सकते हैं। तो क्या बोला, ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय सर्टेन गैस, जरूर सर्टेन गैस के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इन द एटमोसफियर, वो हेल्प करती है। किससे हेल्प करती है, अर्थ को वार्म रखने में हेल्प करती है। ओके, अर्थ को वार्म रखने में हेल्प करती है। देन meteors that get burned, okay, meteors that get burned up while passing through it। क्या बोला, जब बाहर से कोई मेटीरियर आएगा, वो लेयर में एंट्री होते ही एयर की फ्रिक्शन से, ओके, लेयर में एंट्री होते ही एयर की फ्रिक्शन से वो मेटीरियर आग लग जाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो वो जो इतना सारा मेटीरियर एवरी डे हमारा एटमॉस्फेयर में आ रहा है, एंट्री हो रहा है, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर और हमारा कंट्री बिल्कुल भी, हमारा जो एग्जिस्टेंस हो बिल्कुल भी नहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है, बिकॉज इट्स ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड ओनली द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो क्या क्या इम्पोर्टेंस है, पहली इम्पोर्टेंट तो ये कि अर्थ, ओके, अर्थ की सराउंडिंग्स में जो लेयर है उसको ही एटमॉस्फेयर बोलती है। देन ये जो सन है ना, वो सन का जो हार्मफुल रेडिएशन, स्पेशली यूवी रेडिएशन, वो ओजोन स्फीयर एब्जॉर्ब कर लेती है और ओजोन स्फीयर रेडिएट कर देती है। ओके, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वही उसके लिए वो रेडिएशन हमारे अंदर नहीं आता है। तो इस प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ सन एग्जाम्पल, ओजोन एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ओके, एंड देन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, देन क्या आएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, ये तो अंदर से, सॉरी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय सर्टेन गैसेस which help earth keep warm, because layers cannot escape from earth. Okay, gas in the atmosphere which helps earth warm, and then बाहर से
बाहर से कोई मीटेरियोर आया, ओके, बाहर से कोई मीटेरियोर आया तो वही मीटेरियोर जब अर्थ की लेयर में एंट्री होता है तो अर्थ की लेयर से ही वो बर्न आउट होता है और देन उस बर्न आउट से ही हमको प्रोटेक्शन मिलती है। तो एक्सटर्नल अर्थ एटमॉस्फेयर की एक्सटर्नल इम्पोर्टेंस है 2 और इंटरनल इम्पोर्टेंस है 1। समझ में आया? एक्सटर्नल इम्पोर्टेंस अर्थ की एक्सटर्नल इम्पोर्टेंस जो है वो सन की अल्ट्रावायलेट रे से हमको प्रोटेक्शन मिलती है और मीटियोर से प्रोटेक्शन मिलती है। और इंटरनल इम्पोर्टेंस जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को वो रेडिएट नहीं कर देती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट स्केप नहीं करने देती है, इसलिए हमको हमारे अर्थ को वार्म रखती है। डन हो गया? समझ में आ गया ब्रो? अब देखो क्या क्या प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में रहते हैं जो प्रोडक्ट क्या है और कंपोजिशन में डिफरेंस क्या है। प्रोडक्ट जो एटमॉस्फेयर में कंट्रीब्यूट नहीं करती है एटमॉस्फेयर में की एटमॉस्फेयर की मोबिलिटी में, लेकिन एटमॉस्फेयर के में अंदर ही रहते हैं। ओके, क्या क्या? वॉल्केनो इरप्शंस, ओके, हॉट स्प्रिंग्स, ओके, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड मैटर एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द बायोस्फीयर। मीनिंग बोलती हूँ वॉल्केनो इरप्शंस। जब वॉल्केनो इरप्शन होता है, हमारा अंडमान निकोबार में भी एक एक्टिव वॉल्केनो है, तो जब वॉल्केनो इरप्शन होता है वहाँ से बहुत ज़्यादा गैस निकलता है। ओके, वेरियस गैस वहाँ से निकलते हैं। तो वो जो वेरियस गैस वहाँ से निकलते हैं ना, उसके बारे में बताएं। और वॉल्केनो इरप्शन के बारे में बताएं। हॉट स्प्रिंग, व्हाट इज़ द हॉट स्प्रिंग? हॉट स्प्रिंग जो है वो अर्थ में कुछ क्रैक्स आता है और अर्थ की इंटीरियर में कोई वॉल्केनो हो रहा है, तो हीट जो है ना वो हीट वाटर से निकलता है ऊपर और एक स्प्रिंग क्रिएट कर देती है, उसको हॉट स्प्रिंग बोलती है। ओके, देखोगे। और केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड मैटर, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड मैटर्स, दैट्स मीन हमारे एटमॉस्फेयर में इरोशन के वजह से और वेदर की वजह से और एनीथिंग रीज़न हो सकता है, उस रीज़न से सॉलिड मैटर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और वो ब्रेक डाउन जो केमिकल ब्रेक डाउन होता है उसके बारे में बताया। एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर दैट्स मीन बायो मीन लाइफ एंड स्फीयर दैट्स मीन बायोस्फीयर हॉटस्पॉट बोलती है ना, बायोस्फीयर हॉटस्पॉट बोलती है। और इस बायोस्फीयर से जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, बायोस्फीयर की रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी यहाँ पर बताया। ओके, दैट्स मीन यहाँ पर की बात उड़ के वो अदर रीजन में जाते हैं, वहाँ पर की कुछ बार उड़ के अदर रीजन में जाता है। ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना बायोस्फीयर की, वो बायोस्फीयर की रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर बताया। ओके, हो गया? तो क्या क्या बोला प्रोडक्ट में? वॉल्केनिक इरोशन बोला, हॉट स्प्रिंग बोला, केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ सॉलिड मैटर and the redistribution from the बायोस्फीयर से redistribution जब होगा उसके बारे में बताया। ओके, हो गया प्रोडक्ट। एंड देन आएगा कॉम्पोजिशन में क्या है? कॉम्पोजिशन में क्या है देखो, सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स कलेक्टिवली कॉल्ड एरोसोल्स। पहली बात तो ये एरोसोल के बारे में बताया यहाँ पर। एरोसोल क्या है? एरोसोल में सॉलिड पार्टिकल भी रहती है, दैट्स मीन इसको बांग्ला दैट्स मीन सॉलिड पार्टिकल्स। ओके, रहते हैं ना सॉलिड पार्टिकल्स, पोल्यूशन का सॉलिड पार्टिकल, प्लास्टिक मॉलिक्यूल्स, डीजल्स मॉलिक्यूल्स, एवरी मॉलिक्यूल्स और बर्न आउट होता है। अगर तुम कुछ भी बर्न करती हो तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड और उसका जो सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स होता है वो सॉलिड मॉलिक्यूल्स। और लिक्विड पार्टिकल्स दैट्स मीन जो एटमॉस्फेयर में जो वेपर है, वेपर का जो लिक्विड पार्टिकल है वो लिक्विड पार्टिकल के बारे में बताएं। कलेक्टिवली कॉल्ड एरोसोल्स। तो क्या बोला? दैट्स मीन सॉलिड प्लस लिक्विड पार्टिकल जो होते हैं उसको बोलते हैं एरोसोल। ओके, सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल मिलके बोलते हैं क्या? एरोसोल। हो गया? देन नाइट्रोजन
and oxygens make up only 90% of the clean dry air. Oh, that's mean 90% 90% एयर क्लीन एंड ड्राई एयर कौन ऑक्यूपाई करती है? 90% क्लीन एंड ड्राई एयर ऑक्यूपाई करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल के हमारा एटमोसफेयर में जितना सारा कॉम्पोजिशन है ना, जितना सारा एलिमेंट है ऑफ गैसेस, जितना सारा एलिमेंट ऑफ गैसेस है, जितना वेरियस ऑफ गैसेस है, उतना वेरियस ऑफ गैसेस से ओनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उसको लिए क्या बोला कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेकअप ऑनली 99% ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर। सो नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल के 90% 99% क्लीन एंड ड्राई एयर मेकिंग करती है। ओके, तो ऑक्सीजन का कॉन्स्टिट्यूट 21%, तो ऑक्सीजन कितना रहता है? 21% रहता है। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेल ऑक्सीजन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेल करती है इस ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट 21%, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनहेल दिस ऑक्सीजन। तो 99% से 21% अगर तुम रिड्यूस कर दोगे तो क्या आएगा? 78% नाइट्रोजन रहती है, 78% नाइट्रोजन और 21% रहती है ऑक्सीजन। ओके, 78% नाइट्रोजन बोल दिया मैंने। नाइट्रोजन अकाउंट्स 78%, कंट्रोल कॉम्बशंस बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन। ओके, कंट्रोल क्या करते हैं? कॉम्बशन कंट्रोल करती है बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डाइल्यूट करके कॉम्बशन पे। ओके, दैट्स मीन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट भी रहती और नाइट्रोजन नहीं रहता तो कॉम्बशन नहीं हो सकता, इसलिए वो कंट्रीब्यूट करती है, कंट्रोल करती है कॉम्बशन को। ओके, कॉम्बशन को कंट्रोल करती है बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को डाइल्यूट करके कॉम्बशन। ओके, हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बहुत ही 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट रहते हैं। ओनली 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहते हैं, जो ग्रीन प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस होता है और एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स मीन ग्रीन प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करती है। ग्रीन प्लांट की फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी ओनली 0.04% है, 0.04% है। ओके, समझ रही हो? ओके, डन। फोटोसिंथेसिस दैट इज द कुकिंग ऑफ प्लांट, कुकिंग ऑफ प्लांट। ओके, द प्रोसेस ऑफ कुकिंग ऑफ प्लांट समझ में। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू 90 किमी, समझ रहे हो? फाउंड ओनली 90 किमी, अप टू 90 किमी तक ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर रहती है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? दैट्स मीन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर अर्थ से ओनली 90 किमी तक ही, अर्थ से 90 किमी तक ही रहती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, अर्थ से ओनली 90 किमी तक ही प्रेजेंट रहती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर from the surface of the earth, from the surface of the earth. Okay, then water vapor demands, water vapor depend on temperature, temperature depend on temperature 0 to 5% by volume, more than 90% found up to the height of 5 km। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? देखो, वाटर वेपर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर वाटर वेपर डिपेंड करती है। क्या बोला? 0 to 5% बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से 0 to 5% एंड मोर देन 90% फाउंड अप टू बोला, अप टू द हाइट ऑफ 5 किमी हाइट। दैट्स मीन लैंड से 5 किमी हाइट हम लेंगे, अगर लैंड से 5 किमी हाइट ही अगर लेंगे
उसका अंदर ही 90% वाटर वेपर प्रेजेंट रहती है और देन नहीं प्रेजेंट रहता है। ओके 5% वॉल्यूम रहता है। ओके डन। दैट्स मीन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। दैट्स मीन अर्थ नियर द अर्थ सरफेस टेम्परेचर इज मोर, नियर द अर्थ सरफेस टेम्परेचर इज मोर, एंड इन दिस टेम्परेचर में ही वाटर वेपर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। अप टू 5 किलोमीटर तक वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। उसके बाद वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट नहीं रहता है। ओके क्योंकि हाइट इंक्रीज अगर होगा तो टेम्परेचर जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है। तो लो टेम्परेचर में वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए एट 16 किलोमीटर वाटर सॉलिड में कन्वर्ट्स होके क्लाउड मेकिंग करती है। और इसलिए ज़्यादा नहीं प्रेजेंट, अगर तुमको बोला वाटर वेपर वो तो क्लाउड हो गया ना, और ज़्यादा प्रेजेंट तो क्या बोला मोर देन 90% फाउंड अप टू हाइट ऑफ 5 किलोमीटर। देन क्या पूछा? देन पूछा आर्गन, द थर्ड important gas which constitutes only about 0.93%. Argon, this is the neutral gas. ओके न्यूट्रल। अगर तुम केमिस्ट्री का जो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल में तुम कोई निष्क्रिय दैट्स मीन न्यूट्रल गैस का जो लास्ट की जो 18 सीरीज में जो था, तो वहाँ पर देखोगे क्या आर्गन, एक नाम आर्गन। ओके आर्गन देखोगे वहाँ पर, तो वही आर्गन हमारा एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट रहते हैं। कितना? 0.93% आर्गन प्रेजेंट रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में। समझ रहे हो कितना कम? ओके एंड ओजोन 3 गैस, वो तो लेयर है टोटली। ओजोन 3 गैस के लिए क्या बोला? फ्रॉम दैट हाई ऑल्टीट्यूड एंड ट्रांसपोर्टेड डाउनवर्ड। हाई ऑल्टीट्यूड में ही होता है। यहाँ पर एक ओजोन लेयर होगा, उस ओजोन लेयर के बारे में बताया। हाई ऑल्टीट्यूड फ्रॉम होता है, हाई ऑल्टीट्यूड में फ्रॉम होता है, एंड द ट्रांसपोर्टेड होता है डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड में ट्रांसपोर्ट होता है। हाई ऑल्टीट्यूड में हो गया, देन डाउनवर्ड में ट्रांसपोर्ट हो गया, एक टोटली लेयर क्रिएट कर दिया। हाँ इसका लेयर का जो थिकनेस है ना, वो थिकनेस 20 किमी से 25 किमी होता है, बहुत ज़्यादा। 20 किमी से 25 किमी लेयर का थिकनेस होता है। समझ रही हो? 20 किमी से 25 किमी थिकनेस होता है, बहुत ज़्यादा। प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है हमको। ओके सो हो गया ओजोन। एंड अदर गैसेस में रहते हैं हीलियम, नियोन, हीलियम, हाइड्रोजन। नियोन एंड हीलियम इज न्यूट्रल गैस, एंड हाइड्रोजन, एक्सोन, क्रिप्टोन, मीथेन भी रहता है। एंड पार्टिकुलेट मैटर कॉन्सिस्ट ऑफ सैंड पार्टिकल भी रहता है यहाँ पर। वेदर रॉक, वॉल्केनिक रैश, सैंड पार्टिकल दैट्स मीन वेदर रॉक और वॉल्केनिक रैश। एंड पोलन ग्रेन्स रहता है। स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं, शूट एंड ओशन सॉल्ट एंड फ्रैगमेंटेड ऑफ मीटेरियल का फ्रैगमेंट भी रहते हैं। पार्टिकुलेट मैटर में क्या क्या रहता है? सैंड पार्टिकल भी रहता है, सैंड पार्टिकल। एंड फ्रॉम वेदर रॉक और वॉल्केनिक रैश, वॉल्केनिक ऐश जो रहता है ना, वॉल्केनिक, अगर एक्टिव वॉल्केनिक की पास में तुम रहोगे, उस रीजन में तुम रहोगे, तो तुम ऑलवेज फेस द वॉल्केनिक रैश। ओके फेस द वॉल्केनिक ऐश एंड वेदर रॉक भी तुम वहाँ पर पाओगे। एंड द पोलन ग्रेन रहते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिज्म शूट और ओशन सॉल्ट्स एंड फ्रैगमेंट ऑफ मीटर के फ्रैगमेंटेड जो है ना, जो वहाँ पर पार्ट हो गया, वो फ्रैगमेंट भी यहाँ पर मिलती है। देन हेल्प इन एब्जॉर्बिंग, रिफ्लेक्टिंग, स्कैटरिंग द सोलर रेडिएशन। ये एटमॉस्फेयर हमको हेल्प करती है कि एटमॉस्फेयर हमको हेल्प करती है सोलर रेडिएशन का एब्जॉर्बिंग करना, इसमें एब्जॉर्ब करना और उसको रिफ्लेक्ट करना, एंड देन उसको स्कैटरिंग करना। ओके समझ में? एब्जॉर्ब दैट्स मीन फुल्ली एब्जॉर्ब कर लिए
और फुली रिफ्लेक्ट कर लेगा, और ऐसा भी होगा स्कैटरिंग कर देगा, थोड़ी थोड़ी स्कैटर कर देगा, थोड़ी रख लेगा, थोड़ी स्कैटर कर देगा ऐसा। सल्ट की जो पार्टिकल है ना बिकम हाई गेरोस्कोपिक न्यूक्ली। सल्ट पार्टिकल में हाई गैरोस्कोपिक न्यूक्ली, दैट्स मीन वो वाटर जो है ना वो एब्जॉर्ब करते हैं, हाइड्रोजन हाई गैरोस्कोपिक होता है, एंड दस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर ड्रॉप। वही वाटर ड्रॉप को फॉर्मेशन करने में सल्ट हमको हेल्प करती है। सल्ट पार्टिकल हमको हेल्प करती है वाटर ड्रॉप फॉर्मेशन में, बिकॉज सॉल्ट जो है वो हाई गैरोस्कोपिक न्यूक्ली इसलिए। तो क्या क्या बोला कॉम्पोजिशन में, पहली बात तो ये एरोसोल के बारे में बताया। एरोसोल क्या होता है, एरोसोल जो है वो सॉलिड और लिक्विड को मिल के एरोसोल होता है। ओके, एरोसोल के बारे में बताया। देन क्या बताया, देन 90% नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल के एटमोसफेयर हुआ, एंड 21% इस ऑक्सीजन एंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनहेल करने में हेल्प करती है, और 78% नाइट्रोजन जो कंबशन कंट्रोल करने में हेल्प करती है ऑक्सीजन को डाइल्यूट करके। एंड हो गया, देन आ गया कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, और ग्रीन प्लांट की फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में करती है। ओके, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेंज है वो फाउंड ओनली अप टू 90 केमी, एंड ऑक्सीजन भी अप टू 90 केमी भी मिलते हैं। देन क्या बोला, वाटर वेपर डिपेंड ऑन टेम्परेचर अप टू 0 to 5 किमी हाइट तक ही 90% वाटर वेपर मिलती है। देन उसके बाद वाटर वेपर की क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है, और वॉल्यूम 0 to 5% होता है टोटल एटमोसफेयर के वॉल्यूम से। और आर्गन जो वो 0.93% है, दैट्स मीन कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा 0.93% आर्गन मिलती है। ओके, 93% आर्गन मिलती है। और देन ओजोन जो है, ओजोन गैस वो हाई ऑल्टीट्यूड में प्रोड्यूस होता है, देन डाउनवर्ड में आता है, और देन इसका थिकनेस जो 20 to 25 किमी होता है। और ओजोन गैस प्रोटेक्ट करती है हमको फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। एंड अदर गैस में जो रहते हैं हीलियम आर्गन क्रिप्टॉन और मीथेन ऐसे रहते हैं। और पार्टिकुलेट मैटर जो मैटर प्रेजेंट रहता है वो सॉलिड मैटर स्पेशली वॉल्केनिक ऐश रहती है, और वेदर रॉक्स यहाँ पर रहती है। और जो मैटर में रहते हैं पॉलन ग्रेन, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, सॉल्ट ओशन सॉल्ट, और फ्रैगमेंटेड मटेरियल होते हैं मैटर में। और क्या और होता है, और ये पार्टिकुलर जो मैटर है, ये पार्टिकुलर मैटर हमको हेल्प करती है एब्जॉर्बिंग पार्टिकुलर मैटर ही। इससे क्या होगा, पार्टिकुलर मैटर वॉल्केनिक ऐश सैंड पार्टिकल, पोलन ग्रेन्स और फ्रैगमेंटेड मटेरियल्स और ओशन सॉल्ट, ये हमको हेल्प करती है कोई सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में, सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करने में, और सोलर रेडिएशन को स्कैटरिंग करने में, यही हमको हेल्प करती है। ओके, डन हो गया। ओके, सॉल्ट पार्टिकल बिकम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली। और सॉल्ट पार्टिकल में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली रहते हैं, उसका न्यूक्ली जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, वो हमको हेल्प करती है वाटर ड्रॉप को प्रोड्यूस करने में। ओके, हो गया एटमॉस्फेयर के बारे में हमको पढ़ लिया भैया।